सोचिए कि सत्ता के एक एक विशाल पिरामिड में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन होता है? वैसे देखा जाए तो कागजों पर ये जवाब बहुत आसान लगता है। बिल्कुल, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की बात करें, तो शायद दिमाग में सीधे मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या जिलाधिकारी का नाम आएगा। जो कि बहुत स्वाभाविक है। ऊपर बैठे लोगों के पास ही तो नीति बनाने की ताकत होती है। हाँ, लेकिन देखिए, अगर हम जमीनी हकीकत को देखें, तो उस पिरामिड में एकदम नीचे बैठा एक अधिकारी, जिसे हम आम भाषा में पटवारी या लेखपाल कहते हैं, वो अक्सर एक आम इंसान या किसान के लिए सबसे बड़ा बॉस साबित होता है। अरे हाँ, ये तो प्रशासन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सही कहा। और आखिर ऐसा क्यों है कि जो पदानुक्रम में यानी हायरार्की में सबसे नीचे है, उसके पास जमीन पर सबसे ज्यादा व्यावहारिक सत्ता है? आज हम इसी विरोधाभास पर बात करेंगे और चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी राज्य का प्रशासन कोई कोई एक सीधी रेखा नहीं है जहां ऊपर से आदेश दिया गया और बस नीचे काम हो गया। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है। हाँ, ये एक बेहद जटिल नेटवर्क है जिसमें निगरानी तंत्र, निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अब तो तकनीक, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर एक सिस्टम बनता है। सही बात है। और इस पूरे ढांचे को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास कुछ बेहद विस्तृत हस्तलिखित नोट्स हैं। अच्छा, इन नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है? इनमें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स और उन गैर सरकारी संगठनों का पूरा कच्चा चिट्ठा है जो इस सिस्टम की कमियों को पूरा करते हैं। मतलब एक तरह से टॉप से लेकर बॉटम तक का पूरा स्कैन है। बिल्कुल। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा विभाग क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि नीतियां फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंचती कैसे हैं। तो चलिए इस प्रशासनिक भूल भुलैया के नक्शे को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो इस नक्शे को समझने की सबसे बेहतरीन शुरुआत वहां से हो सकती है जहां व्यवस्था खुद पर नजर रखती है। मतलब एंटी करप्शन वॉचडॉग? हाँ, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में सत्ता का केंद्रीकरण एक स्वाभाविक जोखिम है। जो सत्ता में है वो भ्रष्टाचार कर सकता है। इसलिए प्रशासन कैसे काम करता है ये देखने से पहले ये देखना होगा कि प्रशासन पर अंकुश कैसे लगाया जाता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत भी इसी बिंदु से शुरुआत करते हैं, यानी लोकायुक्त से। नोट्स के मुताबिक 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद यूपी लोकायुक्त विधेयक लाया गया था। 1975 ये वो दौर था जब प्रशासनिक पारदर्शिता पर काफी बहस हो रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तकनीकी पहलू है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। राज्य का कानून होने के बावजूद इसे संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत सीधे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। अच्छा, अनुच्छेद 201। हाँ, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि एक राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा गया? मतलब क्या राज्यपाल खुद इसे मंजूरी नहीं दे सकते थे? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है। जब कोई राज्य विधानसभा ऐसा कानून बनाती है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की जांच या उच्च पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा हो, तो कई बार वो केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। अच्छा, जैसे कि केंद्र का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। बिल्कुल। हाँ। तो अनुच्छेद 201 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसे संवेदनशील विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। राष्ट्रपति की मंजूरी ये सुनिश्चित करती है कि ये राज्य स्तरीय वॉचडॉग बिना किसी कानूनी अड़चन या केंद्र राज्य के क्षेत्राधिकार वाले विवाद के अपना काम कर सके। समझ रहा हूँ। तो ये इस पद की गंभीरता को स्थापित करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कोई साधारण राज्य स्तरीय विभाग नहीं है। और शायद इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया भी इस पद को बाकी प्रशासनिक ढांचे से एकदम अलग करती है। मतलब ये कोई साधारण तबादला या पोस्टिंग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन और ये बहुत अहम है, इसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता का परामर्श अनिवार्य है। और यही वो तंत्र है जो सत्ताधारी दल को अपने ही खिलाफ जांच करने वाले व्यक्ति को मनमाने ढंग से चुनने से रोकता है। हाँ, वरना तो सरकार अपने ही किसी चाहते को बिठा देगी। सही बात है। जब मुख्य न्यायाधीश की कानूनी विशेषज्ञता और विपक्ष के नेता का राजनीतिक हित एक साथ मिलते हैं, तो ये सुनिश्चित होता है कि नियुक्त किया गया व्यक्ति निष्पक्ष हो। ये संस्थागत डिजाइन का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है।
कि कैसे शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ संतुलित किया जाता है। बिल्कुल, चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन इसी संस्थागत डिजाइन में समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं। हमारे डेटा में एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। वो क्या? देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे, जो 1977 से 1982 तक रहे। 5 साल। हाँ, और फिर न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का नाम आता है, जो 2006 से लेकर 2016 तक यानी लगभग 10 साल तक इस पद पर रहे। वे सबसे लंबे समय तक लोकायुक्त रहे। 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है ऐसे पद के लिए। वही तो, लेकिन नोट्स के अगले हिस्से में जिक्र है कि 2024 के संशोधन विधेयक के जरिए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो कार्यकाल कम कर दिया गया? हाँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर पहले कोई व्यक्ति 1 दशक तक इस पद को संभाल सकता था, तो अचानक इस कार्यकाल को कम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सत्ता के गलियारों में किसी को लंबा कार्यकाल असुविधाजनक लगने लगा था? ये एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है और राजनीति में ऐसे सवाल उठना लाजमी है। हाँ, मतलब शक तो होता ही है। बिल्कुल। हालांकि हमारे स्रोत प्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे की राजनीतिक मंशा का तो कोई विश्लेषण नहीं करते, लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध रूप से लोक प्रशासन के सिद्धांत के नजरिए से देखें तो बात कुछ और है। अच्छा, लोक प्रशासन के नजरिए से इसका क्या तर्क है? देखिए, किसी भी निगरानी वाले पद पर बहुत लंबा कार्यकाल सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। जब एक ही व्यक्ति 8 या 10 साल तक एंटी करप्शन जैसी संवेदनशील संस्था का प्रमुख रहता है, तो उसके काम करने का तरीका पूर्वानुमानित हो जाता है। मतलब लोग उसके काम करने का पैटर्न समझ जाते हैं। हाँ, एक तरह का कंफर्ट जोन या संस्थागत जड़ता पैदा हो सकती है। कार्यकाल को 5 साल करने से यह एक आम चुनावी या प्रशासनिक चक्र के समानांतर आ जाता है। इससे पद पर रोटेशन बना रहता है, नए नजरिए आते हैं। ये पॉइंट तो है। वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। अब इस शीर्ष निगरानी तंत्र से निकलकर थोड़ा जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। उस स्तर पर जहां नीतियां बनती तो हैं, लेकिन राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि गांव की चौपालों पर। यानी हम पंचायती राज और नगरीय निकायों की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान की भाषा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। ये वो जगह है जहां भारत का नागरिक सिर्फ हर 5 साल में वोट देने वाला मतदाता नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा के शासन में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि पंचायत का शाब्दिक अर्थ ही 5 लोगों की सभा है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से ही इसकी नींव पड़ गई थी। और यूपी में तो पंचायती राज अधिनियम 15 अगस्त 1947 को ही लागू हो गया था, आजादी के दिन ही। बाद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे त्रिस्तरीय रूप दिया गया: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यह 3 स्तरों वाला ढांचा बहुत जरूरी था। पता है, पहले मैं इसे कॉर्पोरेट ढांचे की तरह देखता था। मतलब जहां जिला पंचायत टॉप मैनेजमेंट है, क्षेत्र पंचायत मिडिल मैनेजमेंट और ग्राम पंचायत सबसे नीचे काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स। यह उपमा सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, मैंने भी जब नोट्स को गहराई से पढ़ा तो समझ आया कि ये उपमा बिल्कुल गलत है। ये पंचायतें एक दूसरे की ब्रांच ऑफिस या सबऑर्डिनेट नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और यहीं पर अक्सर लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ग्राम पंचायत जिला पंचायत के अधीन काम करने वाला कोई विभाग नहीं है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र, चुनी हुई, संवैधानिक इकाई है और इस ढांचे को असली ताकत बहुत बाद में मिली। 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, है ना? जी। इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों को महज राज्य सरकार की दया पर निर्भर रहने वाली संस्थाओं से बदलकर संविधान के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाएं बना दिया। और इस शक्ति हस्तांतरण का सबसे बड़ा सबूत है 73वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई अनुसूची 11। हाँ, जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। और ये 29 विषय सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। नोट्स के अनुसार इसमें कृषि, सड़कें, पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी चीजें शामिल हैं, जो सीधे आम जनजीवन से जुड़ी हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी गांव में स्ट्रीट लाइट कहाँ लगेगी या तालाब की खुदाई कैसे होगी, इसका फैसला लखनऊ सचिवालय में बैठा कोई सचिव नहीं करेगा। हाँ, बल्कि गांव के वे लोग करेंगे जो रोज उस सड़क पर चलते हैं। ग्राम प्रधान करेगा, जिसे 18 साल से ऊपर के मतदाताओं ने सीधे चुना है। इसे ही तो असली लोकतंत्र कहते हैं। इसे प्रशासनिक भाषा में
फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का हस्तांतरण कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब ना सिर्फ काम दिए गए जो कि फंक्शंस है, बल्कि उस काम को करने के लिए पैसा यानी फंड्स और कर्मचारी यानी फंक्शनरीज भी स्थानीय स्तर पर जवाबदेह बनाए गए। इसी तर्ज पर 74वें संशोधन ने शहरी इलाकों के लिए व्यवस्था की। अरे, शहरी निकायों का स्केल तो और भी विशाल है। वो तो है, शहरों की आबादी जो इतनी ज्यादा होती है। 1916 के संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम से शुरू हुआ यह सफर आज 3 स्पष्ट हिस्सों में बढ़ चुका है। नोट्स कहते हैं कि अगर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है या कुछ 5 से 10 लाख वाले विशेष नगर हैं, तो वहां नगर निगम होगा, जिसका नेतृत्व सीधे जनता द्वारा चुना गया मेयर करता है। हाँ, फिर 1 से 5 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर पालिका परिषद है और 15,000 से 1 लाख के बीच की आबादी वाले कस्बों में नगर पंचायत काम करती है। एक नगर निगम की कार्यप्रणाली को समझना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, इसमें 60 से लेकर 110 तक निर्वाचित सदस्य यानी पार्षद हो सकते हैं। ये अपने आप में एक मिनी विधानसभा की तरह काम करता है। अरे वाह, 110 पार्षद! ये तो सच में एक छोटी संसद जैसा हो गया। बिल्कुल। मेयर और पार्षदों के बीच बजट को लेकर होने वाली बहसें किसी राज्य विधानसभा की बहसों से कम नहीं होती। यहाँ शहर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग और नागरिक सुविधाओं जैसे अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा पेचीदा मोड़ आता है। हमने जनप्रतिनिधियों की बात कर ली, वे नीतियां बनाते हैं और दिशा तय करते हैं। लेकिन एक चुनी हुई पंचायत खुद जाकर जमीन तो नहीं नापती, या जिला पंचायत का अध्यक्ष खुद जाकर अपराधियों को तो नहीं पकड़ता। हाँ, नीतियां लागू करने के लिए तो अफसरों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, नीतियों को लागू करने के लिए एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी होती है। हमारे नोट्स जिला प्रशासन को 3 स्पष्ट कार्य क्षेत्रों में बांटते हैं। वो 3 कार्य क्षेत्र कौन से हैं? कानून व्यवस्था, राजस्व यानी रेवेन्यू और विकास। ये विभाजन ही जिला प्रशासन की असली रीढ़ है और हर स्तंभ की अपनी एक पूरी हायरार्की है। हाँ, अगर हम कानून और न्याय व्यवस्था की बात करें तो ये जिला जज से शुरू होकर अतिरिक्त जिला जज, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और नीचे मुंसिफ मजिस्ट्रेट तक जाता है। और विकास के मामले में? विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सीईओ से लेकर ब्लॉक स्तर पर बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और गांवों में ग्राम सेवक की कड़ी है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम में सीईओ होते हैं, नगर परिषद में आयुक्त होते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो राजस्व यानी रेवेन्यू विभाग है। अरे वो तो है। राजस्व विभाग ऐतिहासिक रूप से प्रशासन का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली ढांचा रहा है। अंग्रेजों के समय से ही कलेक्टर या जिलाधिकारी का मुख्य काम राजस्व इकट्ठा करना ही था। और यहीं पर हम उस विरोधाभास पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। ओ पटवारी वाला? हाँ, राजस्व विभाग का पिरामिड देखिए। सबसे ऊपर डीएम, फिर एडीएम, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक और एकदम नीचे पिरामिड के आधार पर पटवारी या लेखपाल। सबसे नीचे की कड़ी। लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता का ये पिरामिड एकदम उल्टा काम करता नजर आता है। एक डीएम पूरे जिले का मुखिया है, लेकिन मान लीजिए किसी किसान के खेत में सूखे से फसल बर्बाद हो गई और उसे मुआवजा चाहिए, तो वो सीधे डीएम के पास नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पटवारी की रिपोर्ट चाहिए। बिना पटवारी की रिपोर्ट के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। तो मैं यही सोच रहा था कि व्यवस्था में पटवारी का रुतबा इतना ज्यादा क्यों है? इसके पीछे का तंत्र बहुत सीधा है। सत्ता कागजों और रिकॉर्ड्स में बसती है। मतलब इंफॉर्मेशन ही पावर है। बिल्कुल। देखिए, राज्य सरकार को या डीएम को नहीं पता कि जमीन के किस टुकड़े पर कौन सी फसल बोई गई थी या 2 भाइयों के बीच खेत की मेड़ कहाँ खत्म होती है। ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा केवल पटवारी के पास मौजूद उसके रजिस्टरों में होता है। वो भारी भरकम लाल रंग के रजिस्टर। हाँ, प्रशासन में जिसके पास डेटा होता है, फैसले को प्रभावित करने की ताकत उसी के पास होती है। डीएम या तहसीलदार वही फैसला लेते हैं जो नीचे से रिपोर्ट बनकर आती है। क्योंकि पटवारी सूचना का प्राइमरी सोर्स है, इसलिए वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे शक्तिशाली गेट कीपर बन जाता है। बाप रे, यानी सूचना का एकाधिकार ही सत्ता है। और जहां एकाधिकार होता है, वहां अक्सर लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी पैदा होती ही है। ये तो मानव स्वभाव और सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है। दशकों तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही।
फाइलों के ढेर, रजिस्टरों में दर्ज आंकड़े और एक बहुत ही लंबी नौकरशाही प्रक्रिया। लेकिन फिर, और ये नोट्स का मेरा पसंदीदा हिस्सा है, इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक नया हथियार आया। ई गवर्नेंस। बिल्कुल, ई गवर्नेंस। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस भारी भरकम सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में तकनीक का प्रवेश कैसे हुआ। और ई गवर्नेंस सिर्फ कंप्यूटर लगा देने का नाम नहीं है। ये उस गेटकीपर व्यवस्था को बाईपास करने का तरीका है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। सही कहा। जब डेटा को डिजिटल कर दिया जाता है तो सूचना पर किसी एक अधिकारी का एकाधिकार खत्म हो जाता है। फिर कोई फाइल दबाकर नहीं बैठ सकता। और नोट्स में ई गवर्नेंस की जो टाइमलाइन दी गई है वो बहुत कुछ बयान करती है। सबसे पहला जिक्र लोकवाणी परियोजना का है। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2004 को सीतापुर जिले से हुई थी। 2004? ये तो काफी पहले की बात है। वही तो। इसे थोड़ा संदर्भ में रखकर देखते हैं। 2004 का मतलब है न कोई 4G इंटरनेट था, न हर हाथ में स्मार्टफोन। उस समय सीतापुर जैसे जिले में कियोस्क के जरिए आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी बात थी। और जन शिकायतों का डिजिटल निवारण भी। हाँ, सोचिए अपने जमाने से कितना आगे का कदम था ये। ये एक तरह का पायनियर प्रयोग था। लोकवाणी का मूल सिद्धांत था नागरिक को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से बचाना। एक प्रमाण पत्र के लिए बाबू के मूड या पटवारी की उपलब्धता पर निर्भर रहने के बजाय तकनीक ने एक पारदर्शी खिड़की खोल दी। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। नोट्स बताते हैं कि 2009 में झांसी से जन सुविधा केंद्र शुरू किए गए, जिनका ध्यान सिर्फ शिकायत दर्ज करने पर नहीं बल्कि उसके गुणात्मक निवारण पर था। यानी शिकायत हल हुई या नहीं इसकी भी चेकिंग। फिर सृष्टि जैसी परियोजना आई जिसने जिला, ब्लॉक और गांव की प्रशासनिक सीमाओं की भौगोलिक जानकारी ऑनलाइन कर दी। लेकिन इन सब में जो सबसे आधुनिक और शायद सबसे प्रभावकारी कदम नोट्स में दर्ज है वो है 2023 का कोशवाणी प्रोजेक्ट। कोशवाणी, ये ई गवर्नेंस के विकास का एकदम अगला चरण है। ये कैसे अलग है? देखिए, अगर लोकवाणी नागरिक सुविधा के लिए था तो कोशवाणी सिस्टम की आंतरिक कार्य प्रणाली की सर्जरी है। ये वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए है। अच्छा। नोट्स भी यही बताते हैं कि ये राज्य के खजाने पर नजर रखता है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से लेकर पेंशन तक की ऑनलाइन जानकारी बिल्कुल देता। सही कहा ना। तो इसका मतलब है कि तकनीक अब सिर्फ नागरिकों को सेवा नहीं दे रही है, तकनीक अब खुद सरकार का ऑडिट कर रही है। सही कहा आपने। पैसा कहाँ से मंजूर हुआ, किस विभाग में गया और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं, ये सब अब एक डिजिटल ट्रेल छोड़ता है। और जब वित्तीय प्रवाह डिजिटल हो जाता है, डिजिटल मैपिंग और ई सेवा ने बिजली का बिल भरने, टिकट बुक करने या लाइसेंस बनवाने जैसी रोजमर्रा की चीजों को उस क्लर्क की मेज से निकालकर सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर ला दिया। ये सब नागरिक सुविधाओं के लिए बेहतरीन था। तो सिस्टम में लीकेज को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का सबसे आधुनिक तरीका है। तो यहाँ आकर हमें लगता है कि अरे वाह, हमारे पास एक परफेक्ट ढांचा तैयार है। कागजों पर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, ऊपर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त हैं, नीचे लोगों की आवाज सुनने के लिए पंचायतें हैं, काम करने के लिए कलेक्टर और जिला प्रशासन की मशीनरी है, और इस पूरी मशीनरी को तेज बनाने के लिए कोशवाणी जैसी ई गवर्नेंस परियोजनाएं हैं। सब कुछ एकदम सेटल्ड लगता है। लेकिन नोट्स का आखिरी हिस्सा हमें एक अलग हकीकत से रूबरू कराता है। कौन सी हकीकत? इस बेहतरीन सिस्टम के बावजूद कुछ ऐसी गहरी, सियाह और जटिल सामाजिक चुनौतियां हैं जहां सरकारी फाइलें और डिजिटल पोर्टल दोनों ही बेबस नजर आते हैं। जहां सिर्फ नियम और कानून काम नहीं आते। बिल्कुल। और उन जगहों पर एक मानवीय स्पर्श की जरूरत होती है जो गैर सरकारी संगठन यानी NGO लेकर आते हैं। देखिए, राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं। सरकारी मशीनरी हमेशा नियम, बजट कोड और सख्त प्रक्रियाओं से बंधी होती है। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम नहीं कर सकते। एकदम सही। एक जिलाधिकारी सड़क बनाने के लिए तुरंत टेंडर निकाल सकता है, लेकिन मानव तस्करी की शिकार एक बच्ची के गहरे मनोवैज्ञानिक आघात को एक सरकारी सर्कुलर से ठीक नहीं किया जा सकता। ओह, ये बहुत ही गहरी बात कही है आपने। राज्य के पास स्केल यानी पैमाना होता है, लेकिन अक्सर सहानुभूति और विशेषज्ञता के मामले में वो पीछे रह जाता है। और यही बात नोट्स में मौजूद NGOs के डेटा से साबित होती है। इसमें कई संगठनों का जिक्र है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 उदाहरणों पर गहराई से गौर करें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कौन से उदाहरण दिए हैं? पहला है 1993 में वाराणसी में शुरू हुआ गुड़िया इंडिया।
ये संगठन कोई साधारण समाज सेवा नहीं कर रहा है, ये मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण और सेक्स टूरिज्म जैसी भयानक चीजों के खिलाफ एकदम जमीनी लड़ाई लड़ रहा है। बाप रे, ये बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम है। हाँ, ये पुलिस के साथ मिलकर रेड करता है, पीड़ितों को कानूनी मदद देता है और उनके पुनर्वास पर काम करता है। अब आप ही बताइए, एक सरकारी बाबू अपनी 9 से 5 की नौकरी में ये काम उस संवेदनशीलता से कैसे कर सकता है? वो मुमकिन ही नहीं है। गुड़िया इंडिया जैसे संगठन उन ब्लाइंड स्पॉट्स या व्यवस्था की नज़रों से ओझल हिस्सों में काम करते हैं जहां जाने से सिस्टम खुद कतराता है। मानव तस्करी जैसे मामलों में पीड़ितों को तुरंत और बहुत लंबे समय तक जिस तरह के भरोसे और काउंसलिंग की जरूरत होती है, वो एक एनजीओ ही बेहतर तरीके से दे सकता है। दूसरा उदाहरण हरितिका का है, जो झांसी में काम करता है। हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड का इलाका हर साल पानी के गंभीर संकट से जूझता है। वहां तो सूखे की समस्या बहुत पुरानी है। हाँ, सरकार वहां करोड़ों रुपए के राहत पैकेज भेजती है, लेकिन हरितिका जैसे संगठन उस पैसे को बांटने का काम नहीं करते। वे वहां के भूगोल को समझते हुए जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग और वनरोपण का काम करते हैं। वे स्थानीय समुदाय को यह सिखाते हैं कि बारिश की एक एक बूंद को कैसे बचाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि राज्य और एनजीओ कैसे एक दूसरे के पूरक बनते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। सरकार बुनियादी ढांचा दे सकती है, लेकिन लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, चाहे वो जल संरक्षण हो, वृंदावन का फूड फॉर लाइफ हो, वाराणसी की जन विकास समिति हो, या वात्सल्य जैसे संगठन द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना हो, ये काम नागरिक समाज के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है। नोट्स में वात्सल्य का भी जिक्र है, जो 1995 से लखनऊ में काम कर रहा है। इसके अलावा या अलीगढ़ की उदान सोसाइटी जो बाल श्रम पर काम कर रही है। ये सभी संगठन उस जगह खड़े होते हैं जहां सरकारी योजनाएं अक्सर अपना दम तोड़ देती हैं, क्योंकि ये वहां काम करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है और नियम सबसे कम। तो अगर हम इन तमाम हस्तलिखित पन्नों, आंकड़ों और योजनाओं को एक साथ पिरोएं, तो हमारे सामने सत्ता और प्रशासन का एक जीता जागता स्वरूप खड़ा होता है। एक पूरा इकोसिस्टम। हाँ, ये सिर्फ इमारतों और फाइलों का ढेर नहीं है। राज्य को शीर्ष पर लोकायुक्त की पारदर्शी नजर चाहिए। बीच में रोजमर्रा का प्रशासन चलाने के लिए जिलाधिकारियों और ई गवर्नेंस का एक मजबूत नेटवर्क चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जमीनी स्तर पर स्वतंत्र पंचायती राज चाहिए। और जहां ये सब नाकाफी साबित हो, वहां गुड़िया इंडिया या हरितिका जैसे संगठनों का मानवीय स्पर्श चाहिए। ये एक बहुत ही व्यापक समझ है। किसी भी व्यवस्था को डिकोड करने का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हम जान सकें कि नियंत्रण कहाँ है और कमियां कहाँ हैं। सही बात है। जब कोई भी इंसान ये जानता है कि सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है, तभी वो एक नागरिक के रूप में सिस्टम के भीतर अपने अधिकारों की सही तरीके से मांग कर सकता है। ये जानकारी महज अकादमिक नहीं है, ये एक टूल है। बिल्कुल, सही मायने में ये ज्ञान ही सशक्तिकरण है। और इसी के साथ हम इन नोट्स के इस गहरे विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। आज की चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे ढांचे को समझने में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। अगले डीप डाइव में किसी नए विषय की परतें खोलने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने आसपास की प्रशासनिक व्यवस्था को नए नजरिए से देखते रहिए और सवाल पूछना जारी रखिए।